Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. Today we're going to continue with chapter number 15 of our spectrum, that is Emergence of Gandhi. We'll start with Rowlatt Act. So, just 6 months before Montfort reforms were to be put into effect, two bills were introduced in the Imperial Legislative Council. One of them was dropped, and the other one, an extension to Defence of India regulations, was actually passed in 1919. इसका क्या मतलब है कि 6 महीने पहले जब मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो है वो इफेक्ट में आने वाले थे, दो बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. उनमें से एक बिल तो ड्रॉप हो जाता है, बट जो दूसरा बिल है वो जो कि होता है एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का, वो पास हो जाता है मार्च 1919 में. तो जो ये बिल पास हो रहा है ये एक एक्सटेंशन है. किस चीज़ का एक्सटेंशन है? इस बिल का एक्सटेंशन है. उस बिल का नाम क्या है जिसका ये एक्सटेंशन है? डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915. ठीक है, और ये कब पास होता है? मार्च ऑफ 1919. इसको क्या नाम दिया जाता है? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट और राउलेट एक्ट. तो अगर आपको राउलेट एक्ट का असली नाम पता हो तो उसका नाम है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट. ओके, और राउलेट एक्ट ये पास होता है मार्च ऑफ 1919 में. ठीक है, ये किसके रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है? ठीक है, ये एक ऐसे कमीशन के रिकमेंडेशन पे बेस्ड है जिसके जो हेड हैं वो थे सर सिडनी राउलेट, इसलिए राउलेट एक्ट है इसका नाम, राइट? तो या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जिसने रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन कमीशन का नाम था राउलेट कमीशन और उसके हेड थे सर सिडनी राउलेट. वो एक ब्रिटिश जज थे. उनको यहाँ पे क्यों बुलाया गया था? उनको क्या काम दिया गया था? उनको ये काम दिया गया था कि उनको इन्वेस्टिगेट करना था सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल. सेडिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो प्लीज सर्च. नहीं आपको फिर भी समझ में आता है तो जस्ट कमेंट, बट आई थिंक इट इज़ वेरी बेसिक. तो सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी जो है, जो उनको लगता था कि ब्रिटेन के किंग के खिलाफ, ब्रिटेन के रूल के खिलाफ इंडियंस काम कर रहे हैं और ये सेडिशन है, ये देशद्रोह के इक्वलेंट है. तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सर सिडनी राउलेट को बुलाया गया था. तो उन्होंने उनके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पास हुआ है. ठीक है, इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? ये कमेटी आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि इंडियंस के लिए कितनी खतरनाक कमेटी थी ये. इसने रिकमेंड किया था कि एक्टिविस्ट जो हैं, जो इंडियन एक्टिविस्ट हैं, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए या इम्प्रिजन कर दिया जाए विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. तो मतलब आप डिपोर्ट हो सकते हैं, इम्प्रिजन हो सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. ठीक है, और इसमें क्राइम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सेडिशियस न्यूज़पेपर, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि कोई न्यूज़पेपर है जो एक्टिविज्म प्रोपगेट कर रहा है या फिर ब्रिटेन के खिलाफ बातें कर रहा है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहा है, उसे सेडिशियस ठहराया जा सकता है. और उसका पोजेशन होना, उस न्यूज़पेपर को रख लेना अपने पास, वो भी एविडेंस था कि ये इंसान जो है, इस पे सेडिशन चार्जेस लगने चाहिए. तो मतलब अगर आपके पास वो पेपर भी है, वो न्यूज़पेपर भी है जिसमें प्रोपगेट हो रहे हैं सर्टेन आइडियाज़, तो भी आप पे ये एक्ट लग सकता है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है फॉर 2 years विदाउट ट्रायल. तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेटरी था ये एक्ट, कितना अनफेयर था ये एक्ट, राइट? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आप जब पॉलिटी में आंसर्स लिखेंगे, आप डिफरेंट एक्ट्स के बारे में, सेडिशन के बारे में आंसर लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो उसकी कॉलोनियल हिस्ट्री है वो क्या है और क्या ये एक्ट हमारे देश में एज अ डेमोक्रेसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. अभी जो एक्ट्स हैं वो किस टाइप के एक्ट्स हैं और कौन से एक्ट्स हैं, वो आप पढ़ेंगे इन पॉलिटी. ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब ये एक्ट पास होता है तो जितने भी इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो सारे इस एक्ट के खिलाफ ही वोट करते हैं. ठीक है, अगेंस्ट वोट करते हैं. बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे इंडियंस माइनॉरिटी में है, तो वो कितना ही इसके अगेंस्ट चले जाएं, कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला है. ठीक है, तो उनका जो डिसीजन है ऑफ रिजेक्टिंग इट, वो ओवर रूल हो जाता है बाय ऑफिशियल नॉमिनीज, और जो नॉमिनीज हैं वो इस एक्ट को पास होने देते हैं. जैसे ये एक्ट पास होता है, जितनी भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जी, मजहर उल हक जी, ये सारे लोग जो है, जिन्ना जी, मदन मोहन मालवीय जी, मजहर उल हक जी, सारे के सारे लोग रिज़ाइन कर देते हैं. तो आप समझिए कि जितने भी इंडियंस हैं इस वक्त इस एक्ट से
they are resigning. Mohammad Ali Jinnah is resigning, Madan Mohan Malviya ji is resigning, Mazharul Haq ji is resigning. ठीक है, सबने रिजाइन कर दिया क्योंकि ये एक्ट पास हो जाता है. ठीक है, राइट. अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. तो ये जो एक्ट था एक्चुअली अलाउ करता था कि जो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको ट्राई कर दिया जाए, उनका ट्रायल हो जाए विदाउट इम्प्रिजनमेंट, विदाउट इनको ट्रायल विदाउट जूरी हो जाए, राइट, या फिर इनको इम्प्रिजन कर दिया जाए विदाउट ट्रायल. ठीक है, और ये अलाउ करता था अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट. तो विदाउट वारंट भी हो जाता था ये. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो विदाउट वारंट अरेस्ट. ठीक है, ओके. ऑल्सो जो सस्पेक्ट्स होते थे कि सीक्रेसी के सस्पेक्ट्स हैं या सस्पेक्ट हो रहा है कि ये ट्रीजन कर रहे हैं, ये सस्पेशन जो है, सस्पिशन, मियर सस्पिशन के बेसिस पे लोगों पे ये चार्जेस लग रहे थे. तो अगर आप पे शक हो रहा है तो भी आप पे चार्ज लग सकता है. ठीक है, और ऑल्सो जो पैनल है, ऑब्वियसली जो पैनल है वो डिसाइड कर रही है, उसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं था. तो ऐसा नहीं है कि अगर उस पैनल ने कोई डिसीजन दिया है तो आप अपील लेके किसी और कोर्ट के पास जा पाए. ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रोविजन था नहीं. जो पैनल का डिसीजन है दैट वाज टू बी फाइनल. देयर वाज नो कोर्ट ऑफ अपील above the panel. Okay, and also the panel could accept evidences that were not acceptable under the Indian Evidence Act. तो Indian Evidence Act में जो एविडेंसेस एक्सेप्टेबल होते हैं कि या ये एविडेंस है, इसके बेसिस पे आपको सजा मिल सकती है, उन एविडेंसेस को छोड़ के बाकी एविडेंसेस जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इंडियन एविडेंसेस एक्ट के तहत, वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल थे, वो भी ये पैनल एक्सेप्ट कर लेती थी. तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी बेसिस पे, मियर सस्पिशन के बेसिस पे, कोई भी एविडेंस के बेस पे किसी को भी सजा मिल सकती है, राइट. नाउ वी कम टू लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस. जो था वो सस्पेंड हो जाता है, मतलब आपकी जो सिविल लिबर्टी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सस्पेंड हो जाती है, राइट. ओके, सबसे बुरी बात यहाँ पे क्या है, जो एक वॉर टाइम प्रोविजन था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का. डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस वक्त आया हुआ था. तो आपको पता है अगर एक्सटर्नल वॉर होता है या एक्सटर्नल अग्रेशन होता है तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, राइट. उसके क्या प्रोविजन है हम पढ़ने वाले हैं इन पॉलिटी, राइट. तो अगर किसी भी देश में किसी तरीके की अग्रेशन बाहर से होने वाला हो तो इमरजेंसी की सिचुएशन आ सकती है. वॉर टाइम में ये कुछ भी हो सकता है, राइट. तो वॉर टाइम में डिफरेंट लेजिस्लेशन आते हैं क्योंकि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है. इसको कंट्रोल में करने के लिए आपके ऊपर डिफरेंट लॉज लगाए जा सकते हैं. तो एक वॉर टाइम प्रोविजन था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का. ये इसलिए आया गया था क्योंकि वॉर चल रहा था दुनिया भर में और ब्रिटेन उस वॉर में इन्वॉल्व था, राइट. लेकिन इसको परमानेंट कर दिया जाता है. अब तो वॉर खत्म हो रही है, 1919 की बात हो रही है, राइट. और 1919 में ये परमानेंसी आ जाती है इस टाइप के एक्ट में. तो आप समझ रहे हैं जो एक अनफेयर जो लॉ है उसको परमानेंट कर दिया जा रहा है. सो वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन जो थे फ्रीडम पे, स्पीच पे, असेंबली पे, वो री इम्पोज हो रहे हैं इंडिया पे. ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल है प्रेस के ऊपर, राइट. तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं. ओके, करेक्ट. अब हम देखते हैं सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट एक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक. फर्स्ट मास स्ट्राइक. ओके, रिमेंबर दैट. जो राउलेट सत्याग्रह था, सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट एक्ट, वो फर्स्ट मास स्ट्राइक था. ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए. इंडियंस जो है अभी सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट जा रहा है. मैंने आपको मॉन्टेगू का स्टेटमेंट बताया, ठीक है. तो अब ऐसा लग रहा है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, राइट. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो दिया गया है, लेकिन मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में आपको पता है कि जो इंडियंस है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड तो थे नहीं, राइट. वो अनसेटिस्फैक्ट्री इन नेचर था, उसका स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड था. उसके बाद ही ये कैरेट एंड स्टिक टाइप की पॉलिसी नहीं हुई. आप देखो कि आपको पहले मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म दिया जाता है जो कि खास आपके कोई फायदे का है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे दिखाया जाता है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपके लिए कोई चीज़ें की जा रही है, ठीक है. और उसके बाद स्टिक क्या हुआ, कैरेट एंड स्टिक में स्टिक क्या हुआ, आपको राउलेट एक्ट से आपको सप्रेस किया जा रहा है,
समझ रहे हैं आप? आपको कैरेट एंड स्टिक मैंने आपको बताया था, थ्रू आउट मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखाती रहूंगी एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट? तो यहाँ पे आपको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए, फिर राउलेट एक्ट आ गया, तो ये कैरेट एंड स्टिक ही हुआ। आपको पहले यहाँ पे आपको लुक्रेटिव चीज़ देने की कोशिश की जा रही है रिफॉर्म्स के थ्रू, और फिर उसके बाद आपको सप्रेस किया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है? तो एक तो ये सिचुएशन है। ऑल्सो गांधी जी जो थे वो फोर फ्रंट में थे इस वक्त कि वो कोऑपरेट करेंगे इन द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। क्यों? उन्हें ये लग रहा था कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि ब्रिटेन अगर वॉर में इन्वॉल्व है तो हमें एज इंडियंस हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो दे वर इन फेवर ऑफ हेल्पिंग ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द वॉर बिकॉज दे थॉट दैट मे बी कि ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में ब्रिटेन जो है वो हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दे। तो ये सब जो है थॉट्स थे, लेकिन हमें रिटर्न में क्या मिलता है? हमें रिटर्न में मिलता है राउलेट एक्ट। तो गांधी जी इसे एज अ ब्लैक एक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि ये तो ब्लैक एक्ट है, इसके खिलाफ हमें सत्याग्रह करना है, ठीक है? तो गांधी जी किस चीज को कॉल करते हैं? वो कॉल करते हैं फॉर अ मास प्रोटेस्ट। मैंने आपको बोला ये फर्स्ट मास स्ट्राइक थी, यस। वो ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? कॉल्स फॉर मास प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा में वो किस किस को लेते हैं? सत्याग्रह सभा में वो यंगर नेशनलिस्ट को लेते हैं जो कि होम रूल लीग का पार्ट थे, और पैन इस्लामिस्ट भी जो यंगर नेशनलिस्ट थे उनको भी लिया जाता है। होम रूल लीग हमने पढ़ा था, राइट? एनी बेसेंट एंड तिलक दोनों के बारे में पढ़ा था। तो होम रूल लीग के जो पार्ट थे हमारे यंगस्टर्स ऑल्सो पैन इस्लामिस्ट, उनको वो रोपन करने की कोशिश करते हैं सत्याग्रह सभा, ओके? इसके अलावा फाइनली आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो यूसेज है ऑफ डिफाइंस या फिर ऑफ हड़ताल, वो क्या क्या है? कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं? एक तो हड़ताल यूज हो रहा है, आपका स्ट्राइक विच इज प्रेयर, मतलब कि यू आर पुटिंग फॉरवर्ड योर प्रॉब्लम्स एंड रिक्वेस्टिंग। फास्टिंग, मतलब कि फास्ट रखा जा रहा है कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है। सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि लॉज को आप पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये सब क्यों हो रहा था। लोग जो है वो एक्चुअली ये जो रेडिकल सिचुएशन है ये क्यों हो रही थी, ठीक है? हो रही थी, अब हमने पढ़ लिया कि क्यों हो रही थी। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है? अब जो है मासेस को एक डायरेक्शन मिल गया है, ठीक है? एक न्यू डायरेक्शन मिल गया है कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ को अपने जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी सफरिंग है, उसको वर्बल एक्सप्रेशन कैसे देना है, उसको ग्रीवेंसेस को अभी तक तो हम वर्बल एक्सप्रेशन दे रहे थे, वो तो हम सीख गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके, बट उन वर्बल एक्सप्रेशंस को एक्ट कैसे करें, ठीक है? उन्हें दिखाए कैसे, डिफाई कैसे करे रूल्स को। तो ये न्यू फॉर्म्स ऑफ जो स्ट्रगल है वो हमको दिखाई दे रहा है। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल जैसे कि हड़ताल, प्रेयर, फास्टिंग, सिविल डिसोबीडियंस, राइट? ऑल्सो अब से पेजेंट्स, आर्टिसंस, अर्बन पुअर, ये जो है इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रगल हो गए। क्योंकि आपको मैंने बताया था 1 साल तक गांधी जी सब जगह गए थे देखने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं नॉर्मल पब्लिक की। वो देखने के बाद उन्होंने आपको, फिर हम चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल के बारे में पढ़ा था। तो एक तरीके से टैप इन कर लिया था उन्होंने मासेस को। तो अब से जो अर्बन पुअर है, पेजेंट्स है, आर्टिसंस हैं, वो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए ऑफ द स्ट्रगल, राइट? जो नेशनल मूवमेंट है अब वो मासेस की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। आप देखिए गांधी जी को एक यूनिफाइंग एजेंसी के तौर पे, एक लीडरशिप के तौर पे, एक यूनिफाइंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे और आप इसलिए देख पा रहे हैं, या फिर एक ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, लेकिन गांधी जी को एज अ यूनिफाइंग फैक्टर आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ये एक इंसान ऐसे थे जिसपे मासेस का सपोर्ट था। इनके आने के बाद से मासेस जो है वो डायरेक्टली हमारे नेशनल मूवमेंट का पार्ट यहाँ पे बन गई हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑन एंड ऑफ अब उनका रिश्ता रहेगा विथ नेशनल स्ट्रगल, नो, नाउ दे आर परमानेंटली अ पार्ट ऑफ नेशनल स्ट्रगल। ऑल्सो जो हमारा नेशनल मूवमेंट है नाउ इट्स टर्निंग टुवर्ड्स द मासेस, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ पूरी तरीके से टर्न हो रहा है, राइट? ऑल्सो गांधी जी ने ये प्रोक्लेम किया कि जो सैल्वेशन है वो तभी मिलेगा जब मासेस अवेकन होंगे और वो एक्टिव पार्ट लेंगे पॉलिटिक्स में, ठीक है? सत्याग्रह जो है ये लॉन्च होना था April 6, 1919 को, ठीक है? April 6 को सत्याग्रह लॉन्च होना था, ठीक है, 1919 को। लेकिन इसके पहले कि वो लॉन्च होता, ऑफ कोर्स लार्ज स्केल वायलेंट एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे कैलकाटा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में,
राइट पंजाब में जो सिचुएशन थी, अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पंजाब की सिचुएशन कितनी एक्सप्लोसिव हो गई थी. वॉर टाइम रिप्रेशन, फोर्सिबल रिक्रूटमेंट्स, ravages of diseases that army had to actually be called in April 1919, and it saw the most violent and devastating anti-British upsurge. And then also what happened thereon आपको पता है. तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है जलियांवाला बाग. Okay, so stay tuned till then, study well, and all the